हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा 4th चैप्टर हो जाएगा, जो कि बुक में 6th चैप्टर है। बुक में 6th चैप्टर है। एक्चुअली हमने नो योर प्लानिट कर लिया है, पैरेलल एंड मेरिडियन कर लिया है और वेदर एंड क्लाइमेट कर लिया है, तो इसलिए इस हिसाब से ये 4th चैप्टर हुआ, बट बुक में 6th चैप्टर है। ओके, तो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, तो ये लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं ये लैंड डेंस फॉरेस्ट वाले। ये डेंस फॉरेस्ट वाले लैंड इक्वेटर के पास होते हैं। आपने मेरिडियन और पैरेलल में देखा है ना कि इक्वेटर होता है, तो ये जो डेंस फॉरेस्ट वाले जो लैंड हैं वो इक्वेटर के पास है, इक्वेटोरियल रीजन में है। ठीक है, इन लैंड्स को हम डेंस फॉरेस्ट का लैंड बोलते हैं। यहाँ इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन, कि ये डेंस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, ये इक्वेटर वाले रीजन कहाँ कहाँ पर है, उनको क्या क्या नाम है उनके, ये कैसे कैसे जाने जाते हैं, ऐसे उनकी लोकेशन कैसी है, उनका क्लाइमेट कैसा है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपना अफ्रीका। अगर आप अफ्रीका का मैप दुनिया का मैप देते हो, उसमें आपने अफ्रीका देखा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये वाला जो पार्ट है, ये जो जिसमें से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हमने बाहर हाईलाइट किया है, यहाँ से इक्वेटर पास होता है, इसमें से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, इस रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, इसलिए हम इसको इक्वेटोरियल रीजन, देखिए यहाँ से पास हो रहा है ना इक्वेटर, और यहाँ पे यहाँ से पास हो रहा है इक्वेटर। तो इस तरह से इस वाले रीजन में जहाँ पे ये चलती हुई लाइन है, ये एक प्रॉपर एक रीजन है जिसके अंदर हॉट क्लाइमेट मिलेगा। इक्वेटर पास हो रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है इस कॉन्टिनेंट से। तो इक्वेटर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर एशिया। एशिया में ये इंडोनेशिया वगैरह की जगह से पास हो रहा है ना। फिर इस जगह की खासियत क्या है, द एरिया ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का रीजन, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इक्वेटर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके ऊपर इक्वेटर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी, इक्वेटर के ऊपर गर्मी होनी चाहिए ना, तो इस रीजन के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। दिस रीजन हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इस पूरे रीजन में जो ये हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे रीजन में हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है पूरा साल। पूरा साल गीला क्लाइमेट रहेगा, गर्म क्लाइमेट रहेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा थ्रू आउट द ईयर। अब ये जो आप देख रहे हो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, ये एक अफ्रीका के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि अफ्रीका के अंदर डेंस फॉरेस्ट का एरिया कौन सा है, ये है। तो जो अफ्रीका के जंगल हम बोलते रहते हैं, वो अफ्रीका के जंगल ये हैं। ठीक है, अफ्रीका के जंगल ये हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको अर्लियर जायर बोला जाता था, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। ये इक्वेटोरियल रीजन की काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो है, कंट्री है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सिचुएटेड कहाँ पर है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक्चुअली सिचुएटेड है 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में। 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, इसके बीच में ये कॉन्गो सिचुएटेड है। कॉन्गो के नेबर्स कौन से हैं, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो नेबर हैं वो हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान। ये तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हुआ, ये रहा सूडान, ये इसके वो हैं नेबर हैं। फिर और कौन से नेबर हैं इसके, ये रहे युगांडा, रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी। ये सारे के सारे इसके छोटे छोटे से, देखिए छोटे छोटे से ना, रवांडा, बुरुंडी, ये इसके ईस्ट साइड में इसके नेबर हैं। फिर साउथ साइड में इसके नेबर है जाम्बिया और अंगोला। जाम्बिया और अंगोला इसके साउथ साइड में नेबर है। फिर इसकी वेस्ट साइड में कौन से नेबर है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये इसके नेबर्स हैं। नेक्स्ट,
द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शेयर इट्स बाउंड्री विद द फॉलोइंग कंट्रीज। ये फॉलोइंग कंट्रीज है आपकी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान इन द नॉर्थ, ईस्ट में, साउथ में एंड वेस्ट में, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़े से फैक्ट्स जानेंगे कि क्या क्या है। इसकी जो कैपिटल है वो है किनशासा। किनशासा इसकी क्या है, कैपिटल है किनशासा। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ की पॉपुलेशन और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से और क्या क्या इसके फैक्ट हैं। तो रिवर कॉन्गो, जो कॉन्गो है उसके बीचों बीच से रिवर कॉन्गो मूव करती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर से कॉन्गो रिवर मूव कर रही है। वो एक इम्पॉर्टेंट रिवर, जैसे हमारे यहाँ गंगा एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, जो हमारे इतनी बड़ी रिवर है, देश की सबसे बड़ी रिवर है, इसी तरह इनकी देश की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, कॉन्गो रिवर है। ये जो हल्का हल्का ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ये कॉन्गो रिवर का बेसिन है। तो ये ऑलमोस्ट पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री कॉन्गो रिवर के अंडर आती है, पूरी कंट्री के थ्रू कॉन्गो रिवर होके जा रही है, ठीक है। द रिवर कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। जो रिवर कॉन्गो है वो अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। सबसे पहली जो बड़ी रिवर है वो है नाइल रिवर। नाइल रिवर के अलावा ये दूसरी बड़ी रिवर है कॉन्गो रिवर। The river Congo and its tributary form the backbone of the country's economy and transportation। क्योंकि ये पूरी कंट्री से होकर जा रही है, तो पूरी देश की इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू हो रहा है। तो कॉन्गो जो रिवर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब यहाँ पे जो लैंड है वो कैसा है, क्या यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, या यहाँ पे सिर्फ मैदानी मैदान है, या यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट है, मतलब क्या है, ऐसा क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माउंटेन्स को देख लेते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, वो माउंटेनियस एरिया है। देखो यहाँ पे माउंटेन्स है, ये अलग अलग माउंटेन दिख रहे हैं यहाँ पे। मार्गेरिटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो मार्गेरिटा है वो DRC की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वैसे यहाँ इसकी DRC की क्या है, मार्गेरिटा है, माउंटेन है। फिर यहाँ पे लेक्स भी हैं। देयर आर सेवरल लेक इन DRC सच एज लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक तांग्यानिका, लेक कीवू, लेक एडवर्ड, ये सारी लेक जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। Many of these lakes are situated in the eastern part of the country। ये लेक एल्बर्ट का व्यू दिया हुआ है, ये लेक एडवर्ड का व्यू दिया हुआ है, ये लेक कीवू का व्यू दिया हुआ है। इस तरह से अलग अलग लेक्स का व्यू दिया हुआ है, लेक तांग्यानिका का व्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज जनरली हॉट एंड वेट। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है। गर्म है और गीला है, हॉट है और वेट है, तो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये। द कंट्री एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। इसी वजह से इस कंट्री के अंदर टेम्परेचर तो हाई है ही है क्योंकि इक्वेटर पे है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, मतलब गीला गीला रहता है हमेशा ही, तो ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। फिर देयर इज लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड विंटर। जो समर और विंटर का टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा वेरी नहीं करता, क्योंकि ये इक्वेटर पे है और इक्वेटर पे मौसम 12 महीने सेम रहता है, इक्वेटर पे मौसम 12 महीने सेम रहता है, ओके। तो इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और सेम ही रीज़न है, इक्वेटर पे दिन और रात के टेम्परेचर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दिन और रात का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता है, कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, रात का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, इनके टेम्परेचर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। कुछ फैक्ट है। क्लाउड बिल्ड अप एंड ब्रिंग रेनफॉल इन दिस रीजन एवरी इवनिंग। इस एरिया में क्योंकि इतनी इंटेंस हीटिंग होती है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि बादल उस पानी को झेल नहीं पाते, बादल उस पानी को ज़्यादा टाइम तक रोक नहीं पाते, और इसीलिए यहाँ पे बारिश रोज़ ही होती रहती है। शाम को रोज़ जब बादल बिल्कुल भारी हो जाते हैं, थक जाते हैं और पानी नहीं ले पाते हैं, तो वो पानी को छोड़ देते हैं, और जब वो पानी को छोड़ते हैं तो बारिश होती है। तो इस बारिश को हम बोलते हैं 4 o'clock रेनफॉल। इसको बोलते हैं हम क्या, 4 o'clock रेनफॉल, ठीक है। ये 4 बजे शाम
अब हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन है, अलग अलग टाइप की जगह पर वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं, है ना, किस तरह का ये दिखता है, क्या यहाँ पे पेड़ पौधे होते भी है या नहीं है। जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में पेड़ पौधे नहीं होते हैं, है ना, तो वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ की वेजिटेशन बिल्कुल सूखी हुई होगी, कांटेदार, वो क्या बोलते हैं, कैक्टस वगैरह होंगे, ऐसी वेजिटेशन होगी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। मतलब ये फॉरेस्ट कभी भी इनके पत्ते नहीं झड़ते, हमेशा ही मतलब हरे भरे रहते हैं, हमेशा ही आपको ये दिखेंगे कि हरे भरे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे झड़ गए या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। These rainforests are the second largest and one of the thickest in the world. ये जो रेन फॉरेस्ट है ये थिकेस्ट है इन दी वर्ल्ड एंड सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। इतने बड़े हैं, इतना ज़्यादा एरिया इन्होंने घेरा हुआ है। इस तरह का व्यू, अगर इस फॉरेस्ट के अंदर आप जाते हैं तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। These forests have very tall and dense trees whose branches form a thick canopy. मतलब इनके ब्रांचेस पे जो पत्तियां होती है वो इतनी थिकली लगी होती है, इतना ज़्यादा थिक होते हैं ये फॉरेस्ट कि आप इनके अंदर घुसोगे ना आपको अंधेरा लगेगा, कि सिर्फ डार्क सी जगह है, डार्क रीजन है, कुछ ऐसा लगेगा, क्योंकि जो ये पत्तियां है वो बहुत ज़्यादा घनी है, जो फॉरेस्ट है बिल्कुल घना है, इसलिए इवन सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दीज फॉरेस्ट। इवन सनलाइट तक अंदर नहीं आ पाती है इन फॉरेस्ट के। सो दे रिमेन डार्क एंड डिम इवन इन द डे टाइम। इवन दिन के टाइम भी ये एकदम अंधेरे अंधेरे से लगते हैं, जैसे कि अभी पिक्चर में देखने को मिल रहा है। द साउथ एंड साउथ वेस्ट एरिया ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विद ग्रासलैंड। अब जब हम इस एरिया से बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, जब इक्वेटोरियल रीजन से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वहाँ पे बारिश कम होना स्टार्ट हो जाती है, बारिश धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है। अब जब बारिश धीरे धीरे कम हो रही है तो ऑब्वियस है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ पौधे हैं और बीच में क्या है, ग्रास ही ग्रास है। मतलब यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि ग्रास तो उग जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती कि पेड़ ही पेड़ हो जाएं, ऐसा नहीं होता। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती कि पेड़ ही पेड़ हो जाएं, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती कि ग्रास भी ना हो। इसलिए बीच की बारिश होती है जिसमें कि सिर्फ ग्रास उग सके अच्छे से, जिसमें कि ग्रास उग सके, तो इसलिए इस लैंड को हम ग्रास लैंड बोलते हैं। फिर हम देखें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसे है, मतलब कैसे कैसे जानवर यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम ऑफ एनिमल दैट लिव ऑन ट्री पे रहने वाले एनिमल्स का तो ये नेचुरल होम है। जैसे बंदर हो गए, ठीक है, ये आपको देखने मिल ही रहे हैं फोटोज़ के अंदर, तो इनके लिए तो ये बिल्कुल मतलब सेफ प्लेस है, अच्छी जगह है। सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल लाइक मंकीज, गरिल्लाज, चिंपैंजीज, हिप्पोपोटामस एंड डेडली स्नेक कैन बी फाउंड इन दिस रीजन इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में क्या क्या मिल रहा है, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस, स्नेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। वैरायटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, इंसेक्ट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। बर्ड जैसे कि इक्वेटोरियल अकालात, बेयर चीक ट्रोजन, ये यहाँ पे मिलती है। चारेक्स मॉन्टेस एंड इंसेक्ट में हैनेटॉन, ये सारे के सारे यहाँ पे जो स्पीशीज हैं बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स की वो यहाँ पे मिलती हैं। द रिवर आर फुल ऑफ वेराइटी ऑफ फिशेस। जो यहाँ की रिवर है उनके पास फिशेस की भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जैसे कि डॉल्फिन भी अलग अलग टाइप की दिखेंगी, जैसे कि ये रही नीचे डॉल्फिन की पिक्चर है। कॉन्गो रिवर डॉल्फिन ऐसी दिखती है, चोंच जैसी इसकी निकली हुई है। ऐसे यहाँ पे ये एलिफेंट फिश है जिसकी ऐसी इतनी बड़ी सूंड, एलिफेंट जैसी एक बड़ी सी सूंड है, इसलिए इसको एलिफेंट फिश बोलते हैं। तो इस तरह से कॉन्गो रिवर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े एलिगेटर्स हमें मिलते हैं, ये देखो ये इतना बड़ा एलिगेटर हमें मिल रहा है। क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप की वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्गो के बारे में, मतलब जो डेंस फॉरेस्ट के लैंड है उसके बारे में थोड़ा चैप्टर आपका। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन वगैरह मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।